भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस ने इस वक्त तीन मोर्चों पर युद्ध एक तरह से शुरू ही कर दिया है। जहां यूक्रेन पर एक दिन में 600 हवाई हमले हो रहे हैं, तो वहीं पोलैंड में ड्रोन से गदर मचाने के बाद अब रूसी सेना ने अपने मिग-31 जेट से नेटो देश एस्टोनिया में भी कोहराम मचा कर रख दिया है। रूस के इस खौफनाक एक्शन की वजह से अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक बौखला गए हैं कि आखिर पुतिन एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध करना क्यों चाहते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस वक्त रूस अब परमाणु जंग शुरू करने जा रहा है। मोर्चों पर पुतिन का युद्ध, डरपोक है ट्रंप, खौफ में नेटो। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अब रूस यूक्रेन जंग में 3 देश सीधे शामिल हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने अब अमेरिका के जंगी और बातचीत के पैंतरे पर जमकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 15 अगस्त 2025 को पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग के बाद युद्ध बेहद तेज हो गया है। कुछ दावों के मुताबिक ट्रंप को लग रहा है कि अलास्का मीटिंग के बाद पुतिन के तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। रूस ने 18 अगस्त को वॉशिंगटन में हुई यूरोपीय नेताओं ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के बाद अचानक 15 गुना हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं। आज की ताजा खबर यह है कि जहां यूक्रेन के 5 नए इलाकों में रूसी सेना कोहराम मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन की एंट्री ने पोलैंड के साथ साथ 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को भी खौफ में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कई रूसी लड़ाकू जेटों को नेटो देश एस्टोनिया में घुसपैठ करा करके राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे और ज़ेलेंस्की को हैरान कर दिया है। इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है और पुतिन जंग से ही यूक्रेन और नेटो के साथ फैसला करने जा रहे हैं। ये कहना जरा भी अब गलत नहीं होगा। रूस ने फूंक डाले यूक्रेन के 9 शहर। रूस के खूंखार तेवरों को देखकर न सिर्फ पोलैंड की हालत खराब है, बल्कि अब तो एस्टोनिया भी रूसी जेट की कार्रवाई से घबरा गया है। ये पूरी खबर हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि 20 सितंबर का दिन यूक्रेन के 9 शहरों पर कितना भारी पड़ चुका है, जहां रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। ये हमले ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब यूक्रेनी सेना रूस की तेल रिफाइनरी को अपने ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुटी है। 20 सितंबर को रूसी सेना ने तड़के यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल भी हुए। रूस के इस ताजा हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 9 अलग अलग जगहों पर किए गए, जिनमें निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलाइव, चेरनीव, जापोरेजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेशा, सुमे और खार्किव भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये हमला नागरिक इलाकों में किए गए। दनिप्रो शहर में भी एक बहुमंजिला इमारत पर क्लस्टर बम से हमला किया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा कीव के इलाके में बुचा, बोरिस्पिल और ओबुखीव में भी हमले भयंकर हुए हैं, जिसमें कई घरों और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि पश्चिमी लवीव क्षेत्र में 2 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि उसने रूस के 552 ड्रोन, 31 मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह कर डाला। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी।
यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई और ये साबित किया कि पश्चिमी हथियार युद्ध में जबरदस्त असरदार साबित हुए हैं। В Северске, на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки. Наши подразделения вошли в Плещеевку, рядом с Константиновкой. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Климовского водохранилища. सितंबर में रूस का 3 फ्रंट वॉर। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक तो रूस ही बाजी मारता नजर आ रहा है। पोलैंड रूस का दूसरा ऐसा टारगेट है जिसे लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है। नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हर हाल में रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि रूस की कमजोर नब्ज नेटो को मिल नहीं पा रही है और रूस की सैन्य ताकत पर 3.5 साल से ज्यादा की जंग में कोई असर नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा चैलेंज नेटो देश एस्टोनिया को रूस ने दिया है और उसके इलाके में रूस के MiG-21 विमानों ने घुसपैठ करके नेटो की नींद उड़ा दी है। जरा रूस के 3 फ्रंट वॉर को इस एनिमेशन से भी समझिए। यूक्रेन पर 4000 हवाई हमले, पोलैंड पर 21 ड्रोन से हमले, एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश पोलैंड और एस्टोनिया को भी टारगेट पर ले चुकी है। जो आंकड़े सितंबर महीने में आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना अब तक 4000 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर चुका है, जबकि पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन के फटने से कोहराम मचा है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पोलैंड में रूस के ड्रोनों का घुसना बेहद खतरनाक कदम है। इसके साथ ही रूस का सबसे नया टारगेट नेटो देश एस्टोनिया बन गया है, जिसके एयर स्पेस में रूस के MiG-31 जेट विमानों ने घुस करके अमेरिका तक खलबली मचा दी है। यानी रूस इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग करने को मचल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप अब पुतिन पर पूरी तरह से भड़क रहे हैं। रूस की इस सैन्य कार्रवाई को रूस के लिए ही बेहद घातक बता रहे हैं। Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू जेटों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को काफी बढ़ा दिया है। रूस के 3 MiG-21 लड़ाकू जेट एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक भयंकर गदर मचाते रहे। इस दौरान नेटो ने अपने F-35 लड़ाकू जेट भेजे। हालांकि नेटो की इस प्रतिक्रिया की तुलना 2015 में तुर्की के जवाब से की जा रही है, जब तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के 17 सेकंड के अंदर ही रूसी सुखोई 24 जेट को मार गिराया था। यूरोपीय संघ ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रूस के खिलाफ 19वें प्रतिबंध को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, 2 बड़े हमले करने जा रहा है रूस। शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूक्रेन से, जहां पर रूसी हमलों से भयंकर तांडव मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अभी रूस जो हमले कर रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर आना अभी बाकी है। पिछले 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो हमले किए उसने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिनों रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखानों प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं।
इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और एक गैस स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 3,500 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 190 मिसाइलें दागी है। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। इस बीच रूसी सेना प्रमुख ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में जवानों से मुलाकात की और डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए सैनिकों को सम्मानित किया। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हालांकि रूस ने इस साल सुमोय, नोवोपावलिवका, पोक्रोव्स्क और ज़ापोरिज़िया में आक्रामक तैयारी की थी, लेकिन रूस ने इतने ज्यादा सैनिक खो दिए हैं कि अभी तक उसके पास बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई करने की ताकत तक नहीं बची। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. नेटो के साथ पोलैंड, ऑपरेशन एनाकोंडा। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया कि पोलैंड ने यूक्रेन पर हो रहे रूस के भयानक हमलों को देखते हुए एक बड़ा सैन्य मिशन शुरू किया है, जिसे एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम के इस अभ्यास को इस साल की शुरुआत में रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस बड़े पैमाने के अभियान में नेटो सहयोगियों के साथ पोलिश सेना के 3,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में टैंक, बख्तरबंद वाहन, विमान जैसे 600 से ज्यादा भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती शामिल की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास एक शक्ति प्रदर्शन है और यह सब रूस को दिखाया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया ने पहले ही इस कदम की आलोचना करते हुए इसे उकसावे वाला कदम बताया है। लगातार बढ़ते तनाव के साथ पोलैंड का एनाकोंडा डिफेंडर 25 पूर्वी यूरोप में सैन्य संतुलन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना बनती जा रही है। इजराइल ने हमास के 100 ठिकानों पर भयंकर हमला किया है। इजराइल ने गाजा में रोबोट बम से धमाके किए और बहुमंजिला इमारतों को पूरी तरह से जमींदोज करना शुरू कर दिया है। इजराइल के हमले में हमास की पुलिस बटालियन का टॉप कमांडर भी मारा गया है। तो वहीं सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम देशों के संयुक्त हमले से बचाने के लिए अब ट्रंप ने इजराइल को $6 अरब के हथियार भेजने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद भड़के तुर्की ने जंगी हथियार को वॉर जोन में उतार दिया है। तुर्की में बारूदी तबाही शुरू। कतर की तरह जलेगा सऊदी अरब। सबसे पहले दहलेगा इजराइल का दुश्मन देश नंबर 58। जब से तुर्की ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है, नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को दोगुनी ताकत से मारना शुरू कर दिया है।
दुश्मनों के लड़ाका ग्रुप पर इजराइल हर तरह के हथियारों से हमला बोल रहा है। क्या गाजा, क्या लेबनान, क्या यमन, क्या सीरिया, जहां देखिए बारूदी धमाके ही धमाके हैं। इजराइल ने जंग तेज कर दी है। इजराइल अब जल्द से जल्द 57 मुस्लिम देशों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू सबसे बड़े खतरे को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ज्यादा विस्फोटक हो गया है, ज्यादा विध्वंसक हो गया है। इजराइल ने महमूद यूसुफ अबू अल खैर का सफाया किया। इजराइल के ट्रैप में हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी फंसा। इजराइल का नेक्स्ट टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। ट्रंप ने भेजे $6 अरब के हथियार। इजराइल हुआ खूंखार। اسرائیل بزرگ رو داریم تعقیب میکنیم و نقشه‌ای که اینا برای اسرائیل کشیدن تا خیلی از کشورهای منطقه رو در بر میگیره. اسرائیل باید به حق و حقوق خودش از حدود مرز خودش حق نداره تجاوز بکنه. गाजा का हाल देखने लायक नहीं बचा है। इतना बारूद बरस रहा है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। इजराइल ने गाजा में रोबोट बम से धमाके शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के पैराट्रूपर्स गाजा को रौंद रहे हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल का ऑपरेशन सबसे भयानक अंदाज में चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स 2 लॉन्च किया है, जिसका मकसद हमास की कैद से सभी बंधकों को रिहा करवाना है, जिसके लिए इजराइल ने 180 से ज्यादा विस्फोटक रोबोट और रिमोट कंट्रोल व्हीकल इस्तेमाल किए हैं। इजराइल ने तेल अल हवा, शेख रिदवान, तूफा, जबल नजला और सफतवी स्ट्रीट में बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ा दिया है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां और पैराट्रूपर डिवीजन गाजा सिटी में तेजी से कब्जा करती जा रही हैं। फिलहाल गाजा में 4 लाख के करीब लोग हैं, जिन्हें खदेड़कर इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल का मिशन चला रहा है। אבל כיוון ששאלת על הנשיא טראמפ, היו לי כמה שיחות איתו אחרי התקיפה, וכולן היו טובות מאוד, כולל שיחתנו אתמול. ושני דברים יצאו מזה. אחד, שהוא הזמין אותי לבית הלבן, זה התבצע नेतन्याहू आर्मी अब तक ऑपरेशन में काफी हद तक कामयाबी हासिल करती भी दिखाई दे रही है। गाजा में हमास सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड सिम महमूद यूसुफ अबू अल खैर को इजराइल ने ढेर कर दिया है। अबू अल खैर हमास की बुरेज बटालियन में सैन्य खुफिया विभाग का डिप्टी हेड था, जिसे उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने 10 और टॉप कमांडरों के साथ मार गिराया है। İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. गाजा की तरह यमन फ्रंट पर इजराइल ने ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने धमकी दी है कि अब हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी का नंबर आ गया है। पीएम नेतन्याहू ने हूथी चीफ को नसरल्ला, हानिया और सिनवार से भी भयानक मौत देने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इजराइल कॉर्ट्स ने एलाद सिटी पर मिसाइल हमले के बाद हूथी चीफ को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अब्दुल मलिक अल हूथी, तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें अपनी सरकार के दूसरे लोगों के पास भेजा जाएगा। हूथी झंडे पर लिखे नारे इजराइल की मौत, यहूदियों पर अभिशाप की जगह इजराइल का नीला सफेद झंडा यमन पर लहराएगा। ये एकीकृत यमन की राजधानी पर लहराएगा। इजराइल से डेथ वार्निंग मिलने के बाद हूथी चीफ ने लगातार लोकेशन बदलनी शुरू कर दी है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी कई तरह के एहतियात बरत रहा है।
जैसे अब्दुल मलिक अल हूथी पहले भी टीवी इंटरव्यू देने से परहेज करता था, लेकिन अब खुद के वीडियो रिलीज करने से भी बच रहा है। हूथी चीफ ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है। साल 2004 में अपने भाई की मौत के बाद से ही अब्दुल मलिक अल हूथी ने लड़ाका ग्रुप की कमान संभाल रखी है। साल 2015 में अब्दुल मलिक ने यमन की सरकार को उखाड़ फेंका। मौजूदा वक्त में हूथी का यमन की राजधानी सना के साथ बड़े इलाके पर कब्जा है। हालांकि हूथी चीफ इजराइल की धमकी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल ने जिस दुश्मन को मौत देना तय कर लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल दुश्मन देश में घुसकर एक एक कर सभी लड़ाका ग्रुप के टॉप लीडर का सफाया कर चुका है, चाहे वो हमास चीफ इस्माइल हानिया रहा हो, चाहे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह रहा हो, या फिर याह्या सिनवार। इजराइल की मार से कोई नहीं बच पाया। इजराइल को रोक पाना अब किसी भी फाइटर ग्रुप के बस की बात नहीं। अमेरिका नेतन्याहू को 10 युद्ध जीतने के हथियार सौंपने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को $6 अरब के हथियारों की खेप पहुंचाने वाले हैं। इजराइल को मिलने वाले जंगी हथियारों में 30 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जिसकी कीमत $3.8 अरब है। ट्रंप से मिलने वाले नए हथियार से इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का मौजूदा स्टॉक 2 गुना हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप इजराइल को $1.9 अरब की हमलावर गाड़ियां भी दे रहे हैं। What we're going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso. We want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले ट्रंप युद्ध के मैदान में भी हर तरह से साथ खड़े हैं। इसकी वजह हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे फाइटर ग्रुप बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से कतर में मुस्लिम देशों का जमावड़ा देखा है, जब से उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के रुख को गंभीरता से लिया है, वो खुलकर इजराइल को बैकअप देने लगे हैं। मुस्लिम उम्मा ने सऊदी अरब को इजराइल के मुकाबले आगे कर दिया है। वहीं तुर्की खुद ही इजराइल विरोध में युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है, मगर सऊदी अरब की अगुवाई को लेकर ज्यादातर देश सीरियस हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील तक कर दी है। नईम कासिम ने सऊदी अरब से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गुहार कुछ इस तरह से लगाई है। ضمن الأسس الآتية: أولاً حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح। हिजबुल्लाह चीफ ने प्रिंस सलमान को ये भय दिखाया है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप के खात्मे के बाद क्या करने वाला है। حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي على الأقل في هذه المرحلة الاستثنائية من أجل أن نتوجه لمواجهة إسرائيل ولجم إسرائيل। इजराइल ने जब से कतर पर हमला किया है, खाड़ी के सभी देश डरे सहमे हैं। इजराइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब को उसके मुकाबले के लिए खड़ा किया जा रहा है, लेकिन प्रिंस सलमान किसी भी तरह से युद्ध में उलझने के मूड में नहीं दिख रहे, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट बार बार इजराइल को ललकार रहे हैं, खासकर नेतन्याहू की उस धमकी के बाद जिसमें उन्होंने हमास का साथ दे रहे देशों पर हमले का दावा किया है। एर्दोआन ने नेतन्याहू की धमकी को हवा में उड़ाकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का अंकारा में ग्रैंड वेलकम कर दिया है। 18 सितंबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अंकारा पहुंचे थे। इस मौके पर एर्दोआन ने फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द करने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोकने के अमेरिकी कदम की कड़ी आलोचना की।